आज हमारे पास मध्यकालीन भारत का एक बड़ा ही अम, दिलचस्प दस्तावेज है। इसे लिखा है महान कवि विद्यापति ने। लेकिन रुकिए, ये कोई कविता या प्रेम कहानी नहीं है। इस किताब का नाम है लेखनावली। और ये है क्या? असल में ये चिट्ठी लिखने की कला सिखाने वाली एक गाइड बुक है। अब यहीं से बात मजेदार हो जाती है। सोचिए, एक कवि जो अपनी कल्पना की उड़ान के लिए जाना जाता है, वो एक हाउ टू मैनुअल क्यों लिखेगा? आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस ग्रंथ की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि लिखनावली हमें सिर्फ पत्र लेखन के बारे में ही नहीं, बल्कि उस दौर के समाज, संस्कृति और संवाद की ताकत के बारे में क्या सिखाती है। तो सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि लिखनावली कोई कहानी किस्सों की किताब नहीं है। ये सीधे सीधे मतलब एक लेटर राइटिंग की रूल बुक जैसी थी। और इसे उस जमाने के लिए लिखा गया था जब राजाओं, दरबारियों, विद्वानों के बीच बातचीत का सबसे बड़ा जरिया चिट्ठियां ही थीं। फोन, ईमेल तो छोड़िए, डाकिया भी महीनों लगा देता था। यहाँ जो बात मुझे सबसे कमाल की लगती है वो है एक कवि का इतना व्यवहारिक हो जाना। हाँ, हम अक्सर कवियों को मतलब कल्पना की दुनिया में जीने वाला मानते हैं ना, लेकिन यहाँ विद्यापति एक बहुत ही प्रैक्टिकल टीचर की भूमिका में है। उनका मकसद साफ था, लोगों को सही तरीके से चिट्ठी लिखना सिखाना। हाँ, और ये सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि सही सलीका और तहजीब सिखाना था। मतलब चिट्ठी शुरू कैसे करें, खत्म कैसे करें। हाँ, कौन से शब्द इस्तेमाल करें, हर छोटी छोटी बात बहुत मायने रखती थी। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि इसमें करीब 84 तरह के अलग अलग पत्रों के सैंपल थे। जी बिल्कुल। मतलब पिता को चिट्ठी लिखने से लेकर राजा से गुहार लगाने तक हर स्थिति के लिए एक टेम्पलेट था। ये तो जबरदस्त डिटेलिंग है। बिल्कुल, और यही इस ग्रंथ का सार है। ये सिर्फ व्याकरण नहीं सिखा रहा था, ये समाज में आपका बर्ताव कैसा हो ये सिखा रहा था। जैसे राजा को पत्र लिखते समय शायद शुरुआत होती, महाराजाधिराज के चरणों में दास का प्रणाम। अच्छा, लेकिन दोस्त को लिखते तो शायद लिखते, प्रिय मित्र, आशा है तुम आनंद में होगे। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये रिश्तों की पूरी दुनिया दिखाते हैं। हर पत्र लिखने का एक तय प्रोटोकॉल था। मतलब एक पत्र सिर्फ एक मैसेज नहीं था, बल्कि लिखने वाले की सामाजिक हैसियत और उसकी समझदारी का एक सर्टिफिकेट भी था। हाँ, अगर आपने गलत शब्द इस्तेमाल कर लिया तो आपकी इज्जत दांव पर लग सकती थी। आपने एकदम सही पकड़ा। पत्र एक तरह का सामाजिक दस्तावेज बन जाता था। आप राजा को इस तरह संबोधित नहीं कर सकते थे जैसे आप अपने छोटे भाई को करते हैं। ऐसा करना सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि एक सामाजिक अपराध जैसा माना जा सकता था। लिखनावली इसी सामाजिक ताने बाने को बनाए रखने और उसमें सही तरीके से संवाद करने का एक जरिया थी। ये बताती है कि उस दौर में शब्दों का वजन कितना ज्यादा था। एक एक शब्द सोना था। ये सामाजिक नियमों वाली बात तो समझ आती है, लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा खींच रही है वो है इसकी भाषा। स्रोत कहते हैं कि ये संस्कृत और मैथिली का मिश्रण थी। एक कवि के लिए भाषा ही सब कुछ है, तो उनका ये चुनाव क्या बताता है? एक बहुत ही सोचा समझा फैसला था। देखिए, संस्कृत उस समय ज्ञान और प्रतिष्ठा की भाषा थी। हाँ, रस्मी भाषा। बिल्कुल, जो पत्र को एक वजन और गंभीरता देती थी। वहीं मैथिली उस क्षेत्र की आम बोलचाल की भाषा थी, जो पत्र में अपनापन और इमोशन डालती थी। तो ये एक तरह का बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाला फॉर्मूला था, औपचारिकता भी और आत्मीयता भी। विद्यापति दिखा रहे थे कि कैसे आप गंभीर होते हुए भी दिल से बात कर सकते हैं। और स्रोत इसकी शैली को शिष्ट, मधुर और प्रभावशाली बताते हैं। ये सुनने में तो बड़े भारी शब्द लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब था? क्या इसका मतलब था कि आप बुरी खबर भी मीठे शब्दों में लपेट कर देते थे? हाँ, हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। देखिए, शिष्ट का मतलब था कि भाषा विनम्र हो, उसमें अहंकार न झलके। मधुर का मतलब था कि शब्द कानों को कड़वे न लगे, पढ़ने वाले को अच्छा महसूस हो, भले ही संदेश मुश्किल हो। और प्रभावशाली का मतलब था कि जो बात आप कहना चाहते हैं वो बिना किसी कंफ्यूजन के पूरी ताकत के साथ पहुंचे। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन था। अरे वाह! मतलब ये तो आज के पर्सनल ब्रांडिंग के कॉन्सेप्ट जैसा है, जिसे विद्यापति 600 साल पहले ही समझ गए थे। उनका कहना था कि आपका पत्र आपकी पहचान है। ये उस दौर का आपका सोशल स्कोर था। एक गलत शब्द और आपकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल सकती थी। बिल्कुल। और सोचिए, कोई अंडू या डिलीट बटन नहीं था। एक बार चिट्ठी कबूतर या हरकारे के हाथ में चली गई तो बस चली गई। जो लिख दिया वो पत्थर की लकीर थी। सच में। इसलिए
हर शब्द तौलकर बोला जाता था, हर वाक्य पर 10 बार सोचा जाता था। विद्यापति का ये ग्रंथ इसी संतुलन को साधने की कला सिखाता है। ये एक तरह का इमोशनल मैनेजमेंट टूल भी था। तो एक तरह से पत्र लिखने वाले इंसान की परछाई बन जाता था। जब आप खुद वहां मौजूद नहीं हो सकते तो आपका पत्र ही आपकी पहचान था। आपकी आवाज, आपका लहजा, आपकी इज्जत, सब कुछ उन शब्दों में झलकता था। आज के ज़माने से तुलना करें तो ये बहुत बड़ी बात है, जहां हम अक्सर बिना सोचे समझे सेंड बटन दबा देते हैं। हाँ, और ये सिर्फ औपचारिक या दरबारी चिट्ठियों तक सीमित नहीं था। पारिवारिक संबंधों के लिए भी इसमें मार्गदर्शन था। ये दिखाता है कि संवाद को कितनी गंभीरता से लिया जाता था, चाहे वो राज दरबार हो या घर का आंगन। संवाद के कुछ नियम थे, कुछ मूल्य थे। इन पत्रों से हमें पता चलता है कि रिश्तों में सम्मान और स्नेह को कैसे व्यक्त किया जाता था। ये सिर्फ नियमों की किताब नहीं, बल्कि एक तरह से उस समय के समाज का कल्चरल आईना है। तो जाहिर है एक मकसद तो लोगों को चिट्ठी लिखना सिखाना था, जो कि एक प्रैक्टिकल ज़रूरत थी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल मैनुअल था या इसके पीछे कोई बड़ी सोच, कोई बड़ा दर्शन काम कर रहा था? यहीं पर बात गहरी हो जाती है। अगर हम सतह के नीचे देखें तो इसका एक बड़ा लक्ष्य भाषा में विनम्रता और मर्यादा का विकास करना था, और इसके जरिए सामाजिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या संवाद करने का तरीका सिखाकर समाज के मूल्यों को बदला जा सकता है? विद्यापति का मानना था कि हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर लोग एक दूसरे से सम्मान और विनम्रता से बात करेंगे तो समाज में भी वही मूल्य मजबूत होंगे। निश्चित रूप से सोचिए, जब कोई शासक अपने से नीचे वाले अधिकारी को पत्र लिखता है और उसमें एक तय शिष्टाचार का पालन करता है, तो वो सिर्फ एक संदेश नहीं दे रहा होता, वो एक मिसाल भी कायम कर रहा होता है कि ताकत का इस्तेमाल मर्यादा के साथ कैसे किया जाए। इसी तरह जब एक शिष्य अपने गुरु को पत्र लिखता है तो वो ज्ञान के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करता है। हर पत्र समाज में एक मूल्य को सींच रहा था। ये सब सुनने में तो बहुत आदर्श लगता है, विनम्रता, सम्मान। लेकिन क्या ये भी एक तरह से समाज की ऊंच नीच और उस समय की व्यवस्था को और पक्का करने का एक जरिया नहीं था कि भाई आपको अपनी जगह में रहकर ही बात करनी है, अपनी हद नहीं लांघनी है? ये एक बहुत ही जरूरी और अहम सवाल है। एक नज़र से देखें तो जवाब हाँ है। ये उस दौर की सामाजिक संरचना को बनाए रखने का एक टूल था, इसमें कोई शक नहीं। ये हर व्यक्ति को उसकी सामाजिक हैसियत के हिसाब से संवाद करने के नियम बताता था। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। ये सत्ता के दुरुपयोग पर एक लगाम भी थी। ये राजा को भी सिखाता था कि उसे भी एक मर्यादा में रहकर ही संवाद करना है। ये एक तरह की चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था थी जो शब्दों के जरिए काम करती थी। तो ये एक दुधारी तलवार की तरह था। और स्रोत के अनुसार लिखनावली से मिलने वाली शिक्षा आज भी उतनी ही काम की लगती है। जैसे कुछ बिंदु साफ तौर पर बताए गए हैं। शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए, संवाद में सम्मान और शालीनता जरूरी है। ये बातें तो आज भी उतनी ही सच हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि अच्छी भाषा व्यक्ति के चरित्र को दर्शाती है। ये एक ऐसी बात है जो कभी पुरानी नहीं हो सकती। आज हमारे माध्यम बदल गए हैं। हाथ से लिखी चिट्ठियों की जगह ईमेल, व्हाट्सएप मैसेज और सोशल मीडिया कमेंट्स ने ले ली हैं। लेकिन संवाद के पीछे के ये सिद्धांत आज भी उतने ही मायने रखते हैं। बल्कि मैं तो कहूंगा कि आज इनकी जरूरत और भी ज्यादा है। ये बात तो 16 आने सच है। आज जिस रफ्तार से हम संवाद करते हैं उसमें सोचने का समय ही नहीं मिलता। एक गलत शब्द, एक गलत इमोजी भी कितनी बड़ी गलतफहमी पैदा कर सकती है। शायद हमें आज भी एक लिखनावली की जरूरत है जो हमें डिजिटल संवाद का शिष्टाचार यानी नेटिकेट सिखाए। ये एक बेहतरीन विचार है। विद्यापति की लिखनावली हमें याद दिलाती है कि कम्युनिकेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का खेल नहीं है, ये मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का भी विषय है। आप कौन हैं, आप दूसरे को कितनी इज्जत देते हैं, ये सब आपके लिखे हुए शब्दों से जाहिर हो जाता है, चाहे वो कागज पर लिखे हों या मोबाइल की स्क्रीन पर। आज हमारा डिजिटल फुटप्रिंट ही हमारी पहचान है। तो लिखनावली मध्यकालीन पत्र लेखन की एक गाइडबुक से कहीं ज्यादा है। ये उस समय की संस्कृति में झांकने की एक खिड़की है और संवाद की कला पर एक ऐसा सबक है जो समय से परे है। यह हमें सिखाती है कि असरदार कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि सम्मान, भावना और चरित्र का प्रदर्शन है। और ये रचना साहित्यिक नजरिए से तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि ये विद्यापति जैसे महान कवि की कलम से निकली है। लेकिन साथ ये प्रैक्टिकल जिंदगी की एक बड़ी सच्चाई भी सामने रखती है कि संवाद एक कला है,
जिसे साधना पड़ता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें अपने आप आ जाती है। इसे सीखना पड़ता है, इसका अभ्यास करना पड़ता है। तो आज की इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। आज के इस डिजिटल युग में जहां संवाद तुरंत और अक्सर बिना सोचे समझे होता है, विद्यापति के बताए सिद्धांत कितने प्रासंगिक हैं? और अगर हमें आज के लिए एक लिखावली लिखनी हो तो उसमें ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और सोशल मीडिया पोस्ट के लिए क्या नियम होंगे? सोचिए।